नमस्कार दोस्तों, मैं पारस चौधरी एग्जाम भारत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस के सॉल्यूशन। कल हमने दिल्ली पुलिस की 27 नवंबर की शिफ्ट 1 की थी। आज हम आपके लिए शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको पहली वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। हम आपके लिए लगातार वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। तो भी आइए देखते हैं 27 नवंबर शिफ्ट 2 में हमसे किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भी ये क्वेश्चन हमें बोर्ड मास का दिया था कि 5.75 प्लस। तो भी मैं मानता हूं कि आप सभी ने बोर्ड मास तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। बोर्ड मास में भी रूल है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो भी सबसे पहले मुझे क्या सोल्व करना है, ब्रैकेट। दूसरे नंबर पर मैं करूंगा ऑफ। तीसरे नंबर पर करेंगे हम भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटा। तो भी देखिए सबसे पहले मुझे क्या दिया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मेरे पास ब्रैकेट भी है और ऑफ भी है। तो भी मैं क्या करूंगा, पेन का है पेन। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम भारत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पारस चौधरी आपके लिए लेकर आया हूं 27 नवंबर शिफ्ट 2 के मैथ के सॉल्यूशन। भाई मैं उम्मीद करता हूं आपने पहली वीडियो देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें और अपना प्यार हमारे चैनल पर बनाए रखें। आज देखते हैं हमसे 27 नवंबर शिफ्ट 2 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए पहला क्वेश्चन डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन में मुझे क्या ब्रैकेट भी दिया है, ऑफ भी दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने कहीं ना कहीं बोर्ड मास जरूर पढ़ा है। तो भी बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मतलब क्या है कि भी सबसे पहले आप जिस सीक्वेंस में बोर्ड मास दिया है उसी सीक्वेंस में आप बोर्ड मास लगाएंगे। तो भी पहले मुझे क्या दिया है, ब्रैकेट। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, और ऐसे ही हम चलते जाएंगे। देखिए भी पहले क्या है, इस क्वेश्चन में मेरे पास ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है। तो भी पहले हम क्या सोल्व करेंगे, पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद में ऑफ, और फिर हम आगे चलेंगे। तो देखें तो भी क्या लिखेंगे, 5.75 देखिए भी 5.75 प्लस 5/7। ऑफ का मतलब होता है गुणा। तो भी पहले ऑफ को हटाओ और सीधा यहां पर आप लगाओ गुणा, 28 4.5। इससे नीचे हमें क्या दिया है, 3/4 ऑफ। ऑफ का मतलब ही गुणा है। अंदर वाली ब्रैकेट हम सोल्व करेंगे, कितना आएगा, 15 में से 3 गए 12, 12.4 ये लिख देंगे। इसके बाद में प्लस 5 गुणा 2.39। अभी देखेंगे 7 से काटेंगे 28 को, 7 चौक 28, 4 से 3.1 बार गया। अब क्या है भाई, हमने डिवाइड भी कर दी, ब्रैकेट भी सोल्व कर लिया, ऑफ भी कर लिया। अब इसके बाद में हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो भी देखें 5.75 प्लस, तो ये क्या आएगा, 5 चौक 20 माइनस 4.5, और बटे में आपका आएगा 31 दिया 93, 9.3। और भी 5 से इसकी गुणा करेंगे, 5 नहीं 45 का 5 हासिल 4, 5 से 15 4 19 का 9 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो भी ये कितना है, 11.95। अब इसके बाद में हम पहले जोड़ेंगे और उसके बाद घटाएंगे। तो भी इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25.75 और माइनस 4.5। और नीचे हमें दिया है, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 5 9 3 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हासिल 1। तो भी कितना आया, 21.25। अब इसके बाद में हम इन्हें आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 21.25। और भी नीचे भी क्या है हमारे पास, 21.25। तो भी 21.25 से 21.25 कट जाएगा। अभी कितनी बार जाएगा, 21.25 से एक बार। तो भी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1, जो हमें आंसर मार्क भी है, ठीक है। चलिए भी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए चुनाव का सवाल आया था, काफी आसान सवाल पूछा गया हमसे। ये सवाल में हमें दिया था, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी, शायद क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों के लिए 3:10 में मतदान हुआ। यदि सभी वैध मत हैं और यदि विजेता प्रत्याशी को 15/6200 वोट मिले तो कुल कितने मत डले। तो भी इस क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या दे रखा है हमें,
कि भी हमारे हिसाब से मत अनुपात में कितने हैं 10। भाई मत अनुपात में कितने हैं 10। और भाई सवाल में हमें कितने दिए हैं भाई, विजेता को तो 10 मिलेंगे, 3 हारने वाले को और 10 विजेता को, और विजेता के रेशो में तो है 10, और दे रखे हैं हमें कितने 15, 6, 2, 0, 0। तो भी ये 10 किसे बता रहे हैं 15, 6, 2, 0, 0 को, तो भी 1 किसे बताएगा 15, 6, 2, 0। अब भी मुझसे पूछा था सवाल में कि तो कुल कितने मत डाले गए, तो भी मत कितने डालेंगे, आधे भी कुछ जीतने वाले को मिले कुछ हारने वाले को मिले, उसने कह रखा है ना कोई अवैध है मत, ठीक है। तो भी जीत हार के लिए कितने मत डले 10 और 3 13। अगर 1 15 620 है तो 13 कितने हैं 13 दूनी 26 का 6, तो भी हम यूनिट डिजिट आंसर लगा देंगे। 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 चिक्का 78 2 80, तो भी हमारा आंसर यह जाएगा। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए भी अगला क्वेश्चन हमें दिया था ब्याज का, तो भी ये थोड़ा डाटा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा होता है। तो भी देखें हमें क्या दिया है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 1 वर्ष की समाप्ति पर 20,280 हो जाती है। तो भी मुझे ब्याज क्या दिया है अर्धवार्षिक, और भी अर्धवार्षिक ब्याज में क्या हो जाती है, दर को आप आधा कर देंगे और साल को आप कर देंगे 2 गुना। तो भी अगर दर 8% है तो असली दर कितनी हो जाएगी भी, अब भाई दर कितनी हो जाएगी, दर हो जाएगी आपकी 8 को 2 से भाग करेंगे तो कितनी हो जाएगी, अर्धवार्षिक के लिए दर हो जाएगी 4, और भी समय हो जाता है 2 गुना। तो भी 1 साल है तो समय हो जाएगा 2 साल। अब इसके बाद में हम देखेंगे 4%, तो भी 4% अगर मैं मान लूंगा 100, तो 100 में मेरा डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, तो इसकी जगह मैं क्या मान लूं 4% क्या फ्रैक्शन बना लूं, तो 4% की फ्रैक्शन बनेगी 1/25। तो अब मूलधन कुछ ऐसा मान लें जो 25 से कट जाए। ठीक है भाई, ऐसा क्यों माने, क्योंकि कहीं ना कहीं 1/25 की गुणा होनी है, और ये गुणा होनी कितनी बार है 2 साल में 2 बार। तो भी आप ऐसा मान लो कि 2 बार 25 से गुणा हो, ऐसी क्या चीज होती है वर्ग, और अगर साल 3 देते तो क्या होता घन। तो भी ऐसा क्या मानेंगे, इसका जो आप प्रिंसिपल मानेंगे वो मानेंगे आप ऐसा जो 25 से 2 बार कटे। तो भी 25 से 2 बार क्या चीज कटती है उसका वर्ग। तो भी आपने मूलधन मान लिया 625। अब 625 पे आप ब्याज देखेंगे कितना, पहले साल पे पहले साल कितना लगा 625 गुणा 1/25 कितना लगा 25, और भी अगले साल भी कितना लगेगा 25, क्योंकि यहां तक तो बात चल रही है साधारण की। अब इस 25 पे भी ब्याज लेगा क्योंकि ब्याज कैसा है चक्रवृद्धि। तो भी चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ब्याज पर ब्याज। तो ब्याज कितना है 25, 25 पर कितना दर कितनी है 1/25, इसका मतलब कितने रुपए लगेंगे 1, 25 गुणा 1/25 कितना है 1। तो भी ब्याज कितना आएगा आपका 25, 25, 50 और 1 51। और सवाल में हमें दे रखा था कि 1 वर्ष के बाद धनराशि 20,280 हो गई, और ये मेरी धनराशि कितनी हुई भाई 625 पर 51 का ब्याज लगा, तो कुल धनराशि कितनी हुई 625 प्लस 51। तो भी धनराशि हो गई आपकी 676, और ये 676 ही सवाल में दे रखी है कितनी 20,280। तो इससे हम एक की वैल्यू निकालेंगे। तो भी एक की वैल्यू क्या आएगी आपकी 30, एक की वैल्यू आएगी आपकी 30। तो भी अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या भाई हमारा मूलधन कितना है 625 है, और अगर 1 30 है तो 625 कितना होगा 18,750। अब मुझे दिया है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों का ब्याज बताना है। तो भी ब्याज दर दे कितनी रखी है 8%। अब बताना मुझे वार्षिक, तो ब्याज दर 4% नहीं होगी, अभी 8% डिकाउंट होगी, और साल कितने रहेंगे भाई, साल कितने रहेंगे 2 साल। तो भी 8% की फ्रैक्शन क्या बनेगी भाई, अब क्या है मूलधन तो इतना है और भी रेट कितना है 8%, तो भी 8/100। तो भी कितनी बन गई 2/25। तो भी दर होगी इतनी, समय हो गया भाई आपका 2 वर्ष। तो भी मैं इसे रफ कर रहा हूं, इधर लिखेंगे। तो भी देखें क्या हमारे पास अब डाटा में क्या क्या बचा कि भैया मूलधन तो है आपका 625 गुणा 30 बराबर 18,750, और भाई रेट कितना है 2/25, और समय है 2 साल। तो भी इस पे हमें क्या निकालेंगे अब अपना चक्रवृद्धि ब्याज।
तो भी चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकाल लेंगे? पहले साल में कितना मिलेगा? 18,750 गुणा भाई दर कितनी है? 2/25। तो 25 से आप इसकी गुणा करो, कितना आएगा भाई? 25 से हम इसकी गुणा करेंगे, कितना आएगा? 18,750 गुणा भाई गुणा नहीं भाग, सॉरी भाई 1/25, 2/25 से करनी है ना, तो भी क्या करेंगे? भाग। तो 25 से भाग कितनी गई? 25 सत्ते 175, 750, 750 दूनी 1500। तो भी पहले वर्ष आ गया 1500, दूसरे वर्ष ब्याज क्या मिलेगा? 1500। ये तो चल रही है बात साधारण की। साधारण के बाद हम किस पर पहुंचेंगे? अब ब्याज पर। ब्याज क्योंकि ब्याज है चक्रवर्ती, तो भी 1500 का भी तो ब्याज लगेगा भी, ये ब्याज भी 1500 है, इनका भी तो ब्याज लगेगा। ब्याज कैसा लगेगा? 2/25 की दर से। तो भी 2/25 से आप इस 1500 की भी गुणा करेंगे, तो भी जब मैं इस 1500 की गुणा करूंगा 2/25 से, तो कितना आएगा? 25 छिक्का 150 और 25 0 0, तो भी कितना है? 6 दूनी 12, 120। भाई ब्याज कितना है? या 15 दूनी 30, 3000 और प्लस 120, तो भी ब्याज कितना है आपका? 3120। और यही मुझसे पूछा था। चलिए भी अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफी आसान सवाल पूछा था। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो भी इसमें किस में वृद्धि हो रही है? त्रिज्या में। और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो भी देखें भाई त्रिज्या मान लो, आप पहले मान लेंगे हम कितनी त्रिज्या है भाई? त्रिज्या मान ली कितनी भाई? 10% है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो आप त्रिज्या मान लो 10, और 10 से बढ़कर कितनी हो गई? 11। अब भी बात अगर एरिया की है तो पाई तो रहेगा कॉमन, तो भी अगर पाई कॉमन रहेगा तो पाई की तो कोई वैल्यू होगी भाई, पाई से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं आंसर पे भाई, क्योंकि हमें परसेंटेज का आंसर परसेंटेज में पूछा है, तो भी मैं पाई की वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में पाई से पाई कट जाएगा। तो भी डिपेंड किस पे करेगा? आर स्क्वायर पर। भाई एरिया किस पे डिपेंड करेगा? भाई एरिया किस पे डिपेंड करेगा? आर स्क्वायर पर। तो भी पहले कितना एरिया है? 10/100, और भाई अब कितना एरिया है? 11, 11 121। तो भाई एरिया बढ़ा कितना? 21, और बढ़ेगा किस पे? 100 पे। और भी प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करना होता है? गुणा 100। तो भी आपका आंसर क्या जाएगा? 21%। तो भी 21% की बढ़ोतरी हो जाएगी। जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें भी ये आ सकता है, आपको वृत्त का भी आ सकता है, स्क्वायर का आ सकता है, किसी भी चीज का आ सकता है, तो वो जितना बढ़ाएंगे हमें उसके फॉर्मूले से मतलब होना चाहिए। फॉर्मूले में क्या चीज है? जो चीज आप बढ़ा रहे हैं, जैसे आर बढ़ा रहे हैं आप, आर कितनी बार आ रही है मेरा बस उससे मतलब है। तो भी आर कितनी बार आ रही है? 2 बार, तो 2 बार आ रही है, इसका मतलब क्या है? आर का स्क्वायर हो रहा है। तो भी अगर पुरानी आर 10 थी तो नई आर कितनी आई? 10% बढ़ाई तो 11 आई। तो सिर्फ मुझे मतलब किससे है? आर स्क्वायर से। क्योंकि पाई इधर भी है, पाई नए एरिया में भी आएगा, तो उस पाई का तो कोई वैल्यू नहीं रही। तो भी आपकी क्या चीज की वैल्यू है? आर की वैल्यू है। तो कितना आएगा? 10/100 और 11 11 121। तो उसके बाद हम देख लेंगे कि कितना बढ़ा और कितना घटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भैया हमें दिया है कि एक रोम्बस का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। तो भी देखेंगे समचतुर्भुज कैसे बनता है। भाई समचतुर्भुज होता है ये। अब भी समचतुर्भुज की मुझे क्या दी थी भाई? इसकी प्रॉपर्टी होती है क्या कि इसके जो दोनों विकर्ण हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं। और इसका मुझे क्या क्या चीज दे रखी है? पहली मुझे दी है साइड, तो भी भुजा कितनी है? 10। तो भुजा 10 है। दूसरा दिया है छोटा विकर्ण, तो भी छोटा विकर्ण कौन सा है ये? तो भी अगर ये पूरा 12 है तो भी आधा कितना होगा? 6। भाई आधा कितना होगा? 6। तो इसमें क्या लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम। तो भी पाइथागोरस थ्योरम मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको आती होगी। भाई क्या है? p² + b² बराबर होता है h²। मतलब क्या? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। तो भी है कर्ण क्या दे रखा है? 10। तो भी कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं जैसे क्या? 3 4 और 5। भी ट्रिपलेट क्या है यहाँ? 3 4 और 5। तो भी इस ट्रिपलेट से ये बना है कैसे? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो ऐसे कुछ ट्रिपलेट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। तो भी उनमें से ये एक ट्रिपलेट है 3 4 5 का। तो भी उससे ये बना है क्या? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो भी मेरे पास 5 दूनी 10 भी है, मेरे पास 3 दूनी 6 भी है, मेरे पास क्या नहीं है? 4 दूनी 8। तो भी ये वाली जो साइड है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 8। और भी विकर्ण भाई एक समचतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ गुणा d1, मतलब विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2। तो भी आधा गुणा
भाई विकर्ण एक कितना है 6 दूनी 12 और भी दूसरा कितना है 8 दूनी 16, तो भी कितना आया 16 छिक्का 96। तो भी इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर होगा 96। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, चीनी की कीमत में प्रति किलो 25% की कमी होने के कारण राधा 1200 रुपए में 10 किलो अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी की प्रति किलो मूल कीमत ज्ञात कीजिए। तो भी मुझे मूल कीमत बतानी है। तो भी देखेंगे इस क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है कि चीनी की कीमत घटी। अब भी जो कीमत घटी उसी की वजह से राधा को ज्यादा चीनी मिलेगी। तो भी देखें कितनी कीमत घटी भाई 1200 रुपए पे, भाई 1200 रुपए पे 25% ही तो घटी। तो भी उसके पास 1200 रुपए में कितने रुपए बचेंगे, वो उसके पास कुछ रुपए अधिक बचेंगे ना। तो कितना 25% को हम क्या कह सकते हैं 1/4। इसका मतलब राधा के पास कितने रुपए बचे 4 तिया 12, तो 300 रुपए बचे राधा के पास। इस 300 रुपए में ही तो उसे 10 किलो अधिक चीनी मिलेगी। तो भी 10 किलो चीनी का मूल्य कितना हो गया 300। तो भी 1 किलो का कितना हो गया आपका 30। ये मूल्य क्या आएगा नया, क्योंकि घटने के बाद कौन सा मूल्य आएगा नया मूल्य। अब मुझे बताना क्या है वास्तविक मतलब पुराना मूल्य बताना है मुझे। तो भी ओल्ड कितना होगा आपका। तो भी एक बात बताएं, ये तो 25% घट गया। तो भी 25% का मतलब ही क्या होता है 1/4। इसका मतलब अगर पुराना मूल्य 4 था तो अब घट के कितना हो गया 3। तो भी अब घट के कितना हो गया मूल्य 3। अब ये 3 मूल्य कितना है 30। तो भी 1 कितना है 10 और भी मैंने मूल मूल्य कितना मानना था 4। तो 4 पे 1 घटा जब तो 3 हुआ। तो भी मैंने मूल कितना मानना था 4। तो भी असली मूल्य क्या होगा इसका 4 गुणा 10। तो भी असली मूल्य इसका आ जाएगा आपका 40 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 वस्तुओं को प्रति वस्तु 200 के मूल्य में खरीदा गया, उनमें से एक को 12.5% की हानि पर बेच दिया गया। यदि अन्य 2 वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया हो जिससे पूरे सौदे में 20% का लाभ हुआ हो, तो 2 वस्तुओं पर होने वाला लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो भी एक बात बताओ, मुझे इस 200 रुपए की कहीं जरूरत पड़ेगी भाई। इसमें क्वेश्चन परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में पूछ रखा है, तो इस 200 की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जब तक हमसे रुपए में नहीं पूछेगा तो हमें रुपए की कोई जरूरत है नहीं। तो भी मैं क्या मान लूं, उसने क्या कहा 3 वस्तु ली। तो 3 वस्तु कैसे ली, 1 वस्तु भाई उसने 3 वस्तु ली भाई कितनी 1 2 और 3। भाई उसे तीनों वस्तुओं पर लाभ कितना चाहिए 20%। तो भी 20 इस पे 20 इस पे 20 इस पे, तो उसे कुल लाभ चाहिए कितना 20% गुणा 3। उसे कुल लाभ चाहिए था 60%। अब देखें उसके साथ हुआ क्या, भाई उसके साथ पहले ही क्या रहा, पहले ही वस्तु में उसे 12.5% का नुकसान चला गया। और अगली देखेंगे, अगली पे मान लो x% का और उस अगली पे भी x% का फायदा हो, तब जाकर उसके 60% रुपए बनेंगे। भाई यही तो है, हमें 3 वस्तु बेचनी है, 60% का हमें लाभ चाहिए। अगर एक पे नुकसान चलेगा तो इन दोनों पे जो फायदा होगा तभी तो 60% बैठेगा। तो भी देखेंगे क्या, ये जो 2x% का फायदा है वो कितना चाहिए उसे 60 में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो भी 72.50%। वो उसे इन दोनों पे कितना फायदा चाहिए 72.50%। क्यों, क्योंकि एक तो 60% तो फायदा चाहिए, ऊपर से क्या है 12.5 का पहले नीनुकसान हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों पे से कितना चाहिए 72.5% का लाभ चाहिए। तो भी 72.5% का फायदा इसे कैसे होगा। तो भी आप देखेंगे x%, भाई एक वस्तु का कितना फायदा चाहिए इसे 2 से जब आप इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा 36.25%। देखें भी किस ऑप्शन में था, ये रहा आपका ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपको रुपए दे रखी हैं और रुपए का एंड मान से पूछा नहीं है, परसेंटेज का आंसर परसेंटेज में पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप रुपए रखें। ठीक है, तो बीच में हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पहली वस्तु दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु जितना भी लाभ चाहिए उसमें गुणा कर लो। अगर 4 वस्तु होती तो 20 चौक 80 करता, भाई 3 वस्तु है तो मुझे कुल मिला के 60% का लाभ चाहिए। नुकसान हो गया तो नुकसान की भी भरपाई वो 2 ही वस्तु करेंगी। तो भी कितना करेंगी ये 2x वस्तु जो है कितने की बिकनी चाहिए 72.5 की, तब जाकर आपका आंसर आएगा 36.25%। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। भाई देखें अगला क्वेश्चन, ए ने 9000 की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। उसने यह धनराशि 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों को बी को उधार दे दी। अच्छा, अभी उसे प्राप्त लाभ बताइए। भाई 5% पे लिया 7% पे दी है, इसका मतलब हर साल उसे 2% का लाभ हो रहा है। भाई कितने साल तक 2% का लाभ रहेगा उसे, भाई कितने साल तक रहेगा 2% का लाभ 3 वर्ष के लिए। तो उसे असल में लाभ कितना रहेगा 6% का। भाई 6% का लाभ रहेगा इस पे धनराशि पे, धनराशि कितनी है 9000।
तो भी 9,000 पे तो 6% का लाभ कमाएगा। तो क्या करेंगे 9,000 गुणा 6/100, तो आपका आंसर आया कितना 9×54 540। तो भी काफी इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 24, 26 है और उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 7 है, तो दूसरी संख्या बताएं। मुझे दूसरी संख्या चाहिए, वर्गमूल दे रखा है, इसका मतलब एक संख्या क्या होगी, उसका वर्ग कर दो वर्गमूल का, तो संख्या आएगी। तो मुझे क्या दे रखा है, एक संख्या √x है, वो कितनी है 7, तो इसका मतलब संख्या है कितनी 49 है। और भी क्या दिया है, दो वर्गों का योगफल। अब भी वर्गों का योगफल है तो भी इसका वर्ग करो, अब इसका योगफल ही तो निकालना है हमें, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या मुझे बतानी है, तो एक संख्या x मानिए, दूसरी संख्या क्या मान लो आप y मान लो। भी एक संख्या x एक संख्या y, मुझे निकालना क्या है भाई, पहले मुझे दे रखा है क्या x² + y² मेरे पास है कितना 24, 26, जिसमें से मेरे पास x की वैल्यू है, तो भी x की वैल्यू कितनी है 49, तो भी x² की वैल्यू कितनी हुई आपकी, तो देखेंगे 49 कितना हो गया अभी आपका 2401, तो भी x² कितना हो गया आपका 2401। तो भी मुझे क्या दे रखा है x² + y², तो x² की जगह जब आप 2401 रखेंगे और प्लस y² करेंगे तो किसके बराबर है 2426 के। तो भाई y² बराबर किसके बचेगा 2426 में से आप 2401 घटाएंगे तो क्या बचेगा 25। इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी बची 5 बची। ठीक है भाई, तो दूसरी संख्या आ जाएगी आपकी 5। अगला क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन हम ऑप्शन से काफी आसानी से कर लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया था कि 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है एक ट्रेन, ट्रेन तय कर रही है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर अधिक होती तो उसे वही दूरी तय करने में 2 घंटे कम का समय लगता। तो भी देखें रेलगाड़ी की चाल हमें पूछी है, तो भी ऑप्शन में से उठाएगा आप रेलगाड़ी की चाल रख लो, क्योंकि आपके पास दूरी है और दूरी बटे चाल आपको पता है समय आ जाएगा। तो भी दूरी कितनी है 400, भाई दूरी कितनी है 400। अब भी दूरी 400 है और आपने गति ऑप्शन में से उठा ली, तो भी क्या है आप सही वाला ऑप्शन ही उठा लो। जहां हमें दिख रहा है यहाँ पे तो सही है, लेकिन नहीं भी है तो मैं आपको इक्वेशन से बता दूंगा। तो कितना इसका आंसर आएगा 10 घंटे। अब देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी, तो वही 400 किलोमीटर की जो दूरी है वो 40 की जगह 50 की चाल से तय करेगा, तो कितने 8 घंटे में तय करेगा। तो भी घंटों का अंतर कितना है, उसने क्या क्या रखा है 2 घंटे कम। हमारे हिसाब से भी क्या रहा है 2 घंटे कम, तो हमारा आंसर क्या है 40 सही हो जाएगा। अब देखते हैं इक्वेशन से कैसा होगा। क्वेश्चन इक्वेशन से भी हो जाएगा, तो किस तरह से होगा, तो भी दूरी को d मान लो, या d के आप 400 मान लो दूरी। भाई हमें दूरी तो दे रखी है 400, लेकिन मेरे पास गति नहीं है, तो मैंने मान ली गति x है। अब इस x गति से चलने में कुछ समय लगा, इस समय को घटाओ आप किस समय से, जो 400 किलोमीटर की दूरी x + 10 स्पीड से तय की, तो अब समय कम लगेगा ना। तो जो ये समय है इस समय में से आप ये वाला घटाओ, तो आपके पास क्या आ जाएंगे 2 घंटे, क्योंकि हमें सवाल में दिया था कि इस समय और इस समय का अंतर है 2 घंटे। तो अब भी आप क्या करोगे, आपको इक्वेशन ही सोल्व करनी पड़ेगी। कैसे 2 से आप काट दो 200, 2 से काट दो 200, तो भी कितना बचेगा नीचे x + 10। भैया मैंने एलसीएम ले लिया इसका, तो क्या आएगा ऊपर 200। भाई पूरे पे ब्रैकेट ले लो आप x + 10 और -x, क्योंकि 200 तो दोनों जगह है और सामने आपका क्या चलता रहेगा 1। तो भी इस x से ये x गया, ये कितना है 200 ढाई 2000, और ये पहुंच जाएगा सामने तो 2000, और भी ये पहुंच जाएगा सामने, क्या पहुंचेगा x² + 10x। भाई इस x की मैंने अंदर गुणा कर दी, x² + 10x। तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का फॉर्मूला है भाई क्या है b² - 4ac, b² - b + -√b² - 4ac बटे 2a, तो वो लगाएंगे हम। या दूसरा तरीका क्या होता है, आपने क्लास में पढ़ा होगा, क्या है भाई 2000 के ऐसे फैक्टर तोड़ो, अगर यहाँ पे माइनस है तो ऐसे तोड़ो जो घट के 10 आए, अगर यहाँ पे होता प्लस तो ऐसे तोड़ते हुए जुड़ के 10 आए। तो भी देखेंगे क्या 2000 के ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो घट के 10 आएगा, तो भी 2000 के कैसे 50 × 40, भाई घट के 10 आना है तो 50 × 40 कितने होते हैं 2000। तो भी मुझे फैक्टर मिल गए, कितने मिल गए 50 × 40, तो भी क्या आएगा x² + 50 - 40। भाई ये भी तो 10 ही लिख रहा है 50 - 40, तो सामने क्या है आपका, ये इधर है आपका x, तो भी क्या आएगा
एक्स स्क्वायर, तो भी इसे इधर सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 50 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 2000, तो भी ये क्या है, एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 50 आया, और उधर से माइनस 40 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 50 एक्स प्लस 50 आया। तो भी अब देखेंगे माइनस 40 कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 50 और भाई एक्स माइनस 40। तो भी बताओ एक्स प्लस 50 बराबर अगर 0 होगा तो एक्स क्या आएगा, माइनस 50, तो क्या गति माइनस में हो सकती है, बिल्कुल नहीं। और x माइनस 40 बराबर अगर मैं 0 रखूंगा तो x क्या आएगा आपका 40, तो यहाँ से भी हमारा आंसर आ गया। तो भी चाहे तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लो, काफी जल्दी हो जाएगा, चाहे आप इक्वेशन बना के कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर समान शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो भी ऐसे क्वेश्चन में छोटी से छोटी की बात होगी तो लेंगे एलसीएम, और बड़ी से बड़ी की बात होगी तो हम लेंगे एचसीएफ। तो भी यहाँ हम क्या लेंगे, एलसीएम मतलब लेस है। तो भी 12, 21 और 25, इससे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी भाई, एलसीएम में तो होगी, तो पहले इसका आप एलसीएम ले लो। तो भी 12, 21 और 35 का हम एलसीएम लेंगे, 12 के फैक्टर आएंगे 4 तिया 12 और 3 सत्ते 21 और 7 पंजे 35। तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है, 2 दूनी 4, भाई 2 की सबसे बड़ी पावर क्या होती है, 4, सबसे बड़ी पावर उठा लो भी, कहीं 4 से अलग कुछ है 2 की, नहीं है, 4 हो गया। 3 की सबसे बड़ी क्या है, सिर्फ 3 है। 5 की क्या है, 5 एक ही है, और 7 भी एक है। तो आपका क्या आएगा, 4 तिया 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42, तो आपका आंसर आएगा 420। तो 420 तो आ गया एलसीएम, तो 420 तो सबसे कटेगा, लेकिन क्या है, हर बार शेषफल 2 छोड़ेगा, तो वो शेषफल छोड़े उसे आप ऐसे क्वेश्चन में जोड़ देंगे। तो भी इसे जोड़ते ही आपका आंसर क्या आएगा, 422। तो भी जोड़ने से हमें क्या मिला, जब हम इसे किसी भी नंबर से काटेंगे तो आपको शेषफल हमेशा 2 मिलेगा, तो उस 2 को जो है आपको जोड़ देना है, ठीक है। देखिए भी अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है। वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना होगा। तो भी मुझे पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुणा बी, लेकिन मेरे पास सिर्फ इसकी चौड़ाई है, मतलब मेरे पास सिर्फ बी है, एल मेरे पास नहीं है। तो भी क्या करेंगे, एक आयत की लंबाई किसके बराबर दे रखी, वृत्त की त्रिज्या के, और वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर है, एक वर्ग की भुजा के बराबर है। तो भी वर्ग की भुजा निकाल लो। भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या दे रखा है हमें, 4900। भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 4900। भाई 4900 है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, कि मतलब जो भी आप भुजा माने, ए माने या एक्स माने, कुछ भी माने, तो उसका स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। तो ए स्क्वायर बराबर कितना है, 4900। तो भी ए कितना आएगा, इन दोनों का आप क्या कर देंगे, वर्ग मूल, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो स्क्वायर रूट करते क्या आएगा आपका, ए बराबर 70। इसका मतलब क्या है कि वर्ग की जो साइड है, मतलब स्क्वायर की जो साइड है वो है आपकी 70। और मुझे ये रखी कि आयत की लंबाई वर्ग की त्रिज्या का 2/7 है, और वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर, भुजा के। इसका मतलब भुजा अगर 70 है तो त्रिज्या कितनी है, भाई रेडियस कितनी है, वो भी 70 है, वो 70 है। तो अब मेरे पास आयत की लंबाई कितनी है, वो है 2/5। तो 70 की 2/5 कितनी होगी भाई, 5 से काटेंगे 14 पंजे 70, तो 14 दूनी 28। तो भी जो आपकी आयत है, जो आपकी रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई कितनी है, 28, और उस रेक्टेंगल की आपको चौड़ाई भी रखी है 20। तो भी क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुणा बी। तो भी कर दो गुणा 28 गुणा, भाई ये कितनी है 20, तो 28 दूनी 56, तो भी आपका आंसर है 560। अगला क्वेश्चन, n संख्याओं का औसत 36 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए और शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दी जाए। अभी मुझे दे रखा 75%, 75% होता है 3/4। तो क्यों ना मैं n जो है, जो संख्या है वो 4 मान लो। भाई संख्या 4 मान लो, 4 की 75% क्या, 3 को बढ़ा दो, 1 को घटा दो। भाई संख्या n है, n उसने दिया तो नहीं कितनी है, तो मैंने अपनी तरफ से मान ली कि संख्या कितनी है, 4 है। तो भी औसत कितना है, 4 संख्याओं का 36 है। तो देखेंगे बढ़ेगा या घटेगा। तो भी क्या है, 75% की फ्रैक्शन ही क्या होती है, 3/4। तो भी फ्रैक्शन से क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। तो मैंने कुल संख्या मान ली 4, तो 4 में से 3 क्या हुई, भाई 75% कितनी है, 3। तो भी 3 क्या है, 3 बढ़ गए 5, इसका मतलब 15 तो बढ़ गए, भाई 15 तो बढ़ गया।
और शेष संख्या, शेष कितनी बची, सिर्फ एक बची भाई, 1/4 बचेगी 25%, एक बची, तो भी 4 में से 3 क्या 75%, तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो भी संख्या कितनी बचेगी, 1, तो एक संख्या क्या है वो 8 घट गई, तो इसमें से 8 घटा दो, तो असल में क्या रहा, औसत जो है +7 होगा, लेकिन ये +7 होगा कितने का भाई, n मैंने मान ली थी 4, तो 4 संख्या होगा 7 औसत बढ़ गया भाई, 4 संख्या होगा जोड़ 7 बढ़ गया, सॉरी, तो भाई औसत कितना होता है भाई, अगर इनका 4 संख्या होगा जोड़ 7 बन गया तो औसत होता है एवरेज सम, योग बटे संख्या। तो भाई योग कितना है, 7 ही तो बढ़ा, कितनी संख्या होगा 4 का, तो कितना आएगा 4 एकम 4, 1.75 आएगा, कि इसका मतलब औसत, अगर भाई योग तो बढ़ा 7, 4 संख्या होगा तो औसत कितना बढ़ेगा 1.75, तो भी पहला औसत था 36, तो 36 से 1.75 बढ़ाओ कितना आएगा 37.75। तो भी ऐसे केस में क्या है, जो आपको फ्रैक्शन देंगे ना उसकी, जो आपको सॉरी परसेंटेज देंगे उसकी आप फ्रैक्शन बना लेंगे, तो आपको परसेंटेज दे रखी थी 75%, इसकी फ्रैक्शन बनाते हुए आपका क्वेश्चन हो जाएगा 3/4। तो भी अब देखिए भी अगला क्वेश्चन मुझे दिया था, डी की तुलना में ए 5 गुना कार्य कुशल है, तो इसका मतलब इनकी क्षमता जो है भाई ए की कुशलता है 5, अगर बी की है 1, इसका मतलब क्या है, तुलना में 5 गुना कार्य कुशल है, और इसलिए एक कार्य को पूरा करने में बी से कम समय लेगा। भाई बिल्कुल सही बात है इनकी, भाई क्या है, जिसकी क्षमता ज्यादा है वो समय कम लेगा, क्योंकि क्या होती है क्षमता समय से उल्टी होती है, क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती, या फिर क्या कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो भी अगर क्षमता है 5:1, एफिशिएंसी है 5:1 में, तो भी टाइम क्या है, टाइम आएगा 1:5 में। इसका मतलब क्या है, जिसकी क्षमता ज्यादा, भी एक ही क्षमता ज्यादा वो समय का लेगा कम लेगा। भाई कितना कम ले रहा है आपका, 4 कम ले रहा है, सवाल में कितना कम दे रखा है 52 दिन, तो एक बराबर कितना है 13 दिन। इसका मतलब ए तो उस काम को करेगा कितने में, भाई आप क्या है दिन देखो तो ए कितने में करेगा 13 दिन में, बी कितने में करेगा 13 पंजे 65 दिन में। अब मुझसे पूछा क्या है, यदि भी दोनों साथ काम करें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो भी ऐसा कुछ एलसीएम मान लो जो दोनों से कटे, तो भी 13 65 से ये कटेगा 65, तो भी ए की क्षमता 5, इसकी 1, तो भी 65 काम करना है किसे, ए और बी को। तो ए और बी की क्षमता कितनी है 5 और 1, भाई पहली लाइन में भी 6 है क्षमता, तो भी कुल कार्य है 65/6, तो क्या आएगा 6 × 60 और 5 65, तो भी कितना यार मिक्स फ्रैक्शन में हमसे आंसर पूछा था, आंसर होगा आपका 10 सही 5/6। ठीक है जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है, वह उनमें से 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच देता है और शेष को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो भी ऐसे केस में क्या करेंगे, भाई क्रय मूल्य आप मान लो कितना, विक्रय मूल्य हम मान लेंगे 100 है, विक्रय मूल्य क्या है 100, कितने ऊपर अंकित करा, तो भी एमपी मतलब अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है 120, तो भी मान लो कि 120 रुपए की ही वस्तु है। अब 120 में क्या, वह उनमें से 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच देता है, तो भी इस मूल्य का ही 3/4 निकाल दो, तो भी कितना आएगा 120 का 3/4 आएगा 90, तो वो 90 रुपए की जो वस्तु है, भाई कहीं ना कहीं वस्तु की तो 3/4 रुपए की हो जाएंगी, 3/4 वस्तु 3/4 रुपए की, तो भी 3/4 रुपए की मतलब 90 रुपए की वस्तु है, तो वो 90 रुपए की तो उसने बेच दी कितनी 90 की, और शेष वस्तु कितने की बची 30 रुपए वाली जो वस्तु बची वो क्या 30% की छूट देकर बेचता है। तो आप इस पे 30 की छूट दो तो 30 दिया 90, इसका मतलब 9 रुपए की छूट दे दी, आपने बेची कितने की होगी 21 की, क्योंकि इस पर आपने क्या दी है, जो बची हुई वस्तु है उस पर 30% की छूट है, तो इसका मतलब 9 रुपए की आपने छूट दे दी, तो कितने की बेची है आपने 21 की बेची है। तो अभी देखेंगे मेरी कितने की बिकी 9 2 11, कुल मिलाकर मेरी 111 रुपए की वस्तु बिकी और मेरी वस्तु थी कितने की 100 की, तो 100 पे 11 का फायदा रहा, इसका मतलब क्या 11% का उसे लाभ हुआ। तो भी हमने आपको काफी इफेक्टिव और शॉर्ट तरीके से सॉल्यूशन करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।